हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग सर्कल। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 ज्योग्राफी के नोट्स को डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स हैं, पूरा अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी के नोट्स हैं ये, जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स नहीं है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ये नोट्स वाली वीडियो देखने से पहले मैं आप लोग को एडवाइस करना चाहूँगी कि आप लोग इससे पहले की वीडियोस भी ज़रूर देखें ज्योग्राफी की, जो मैंने लास्ट ईयर में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है। पूरे आंसर के साथ डिटेल में उन वीडियो को बनाया है, तो उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सीटेट में एनसीईआरटी के 6 to 8 के ही 6 क्लास से 8th क्लास तक के ही नोट्स जो हैं वो आते हैं। सारे के सारी वही बुक्स आती हैं, उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए और एनसीईआरटी की बुक्स कर ली तो आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जाएगा और आप बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर, संसाधन, रिसोर्सेज। संसाधन क्या होते हैं, किन चीज़ों को संसाधन कहा जाता है? प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वह संसाधन कहलाती है। जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, किताबें आदि। ये सारी वस्तुएं जो हैं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं वो संसाधन कहलाती हैं। कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है? वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। वस्तुओं का प्रयोग अथवा उपयोगिता उन्हें मूल्य प्रदान करती है। जब वस्तुएं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने लग जाती हैं तब वो जो वस्तुएं होती हैं वो संसाधन बन जाती हैं। जब उनका कोई मूल्य होता है तो उन वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो इस पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। टाइम और टेक्नोलॉजी, समय और प्रौद्योगिकी दो मेन फैक्टर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो हमारे पदार्थों को संसाधन में चेंज कर सकती हैं, बदल सकती हैं। जैसे जल से हम बिजली बनाते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, प्रौद्योगिकी का यूज़ करके, तो यह भी संसाधन कहलाती है। तो प्रौद्योगिकी भी अपने आप में एक संसाधन है। संसाधनों के प्रकार देखेंगे हम। संसाधनों के प्रकार में संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक संसाधन होते हैं, मानव निर्मित संसाधन होते हैं और खुद मानव भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव अपना समय देकर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर कर ही पदार्थों को संसाधन में चेंज करता है, परिवर्तित करता है। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जो हमें नेचर ने दिए हैं, जो रिसोर्सेज, और जिनमें हमें ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियाँ, झीलें, उनका जल, मृदा, मिट्टी और खनिज, सभी जो है वो प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण हैं। विकास और उपयोग के आधार पर संसाधनों को दो वर्गों में रखा जा सकता है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। अगर हम कोई भी चीज़ डेवलप करते हैं और वो किस तरीके से हमें उसकी ज़रूरत भी महसूस हो रही है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने संसाधनों को दो भागों में बांटा है, वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन। वास्तविक संसाधन कौन से होते हैं? वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा हमें पता होती है। इन संसाधनों का उपयोग इस समय किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, महाराष्ट्र में ढक्कन पठार की काली मिट्टी के भरपूर निक्षेप, सभी वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि ये जर्मनी में रूर प्रदेश में क्या फेमस है, तो उसमें कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल, तो ये सारे जो हैं ये वास्तविक संसाधन के उदाहरण हैं। ये ध्यान रखने हैं सारे ही पॉइंट्स। संभावित संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा हमें पता नहीं होती और इस समय इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इन संसाधनों का उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इन संसाधनों को संभाव्य संसाधन कहा जाता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है जिसका उपयोग अब भविष्य में किया जा सकता है। 200 वर्ष पहले तीव्र गति वाली पवनें जो थी वो एक संभाव्य संसाधन थी, किंतु आज वे को हैं वास्तविक संसाधन है। जैसे कि नीदरलैंड के पवन फार्मों में पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के पवन फार्म काम पाए जाते हैं तमिलनाडु के नगर कोइल तथा गुजरात के तट पर देखे जा सकते हैं। तो ये जो है ये संभाव्य संसाधन के उदाहरण है, लेकिन कुछ संभाव्य संसाधन जो है वो अब वास्तविक संसाधन बन गए हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को अजैव और जैव संसाधनों में भी बांटा जा सकता है। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुएं होती हैं, जबकि जैव संसाधन सजीव होते हैं। मृदा, चट्टानें और खनिज अजैव संसाधन के उदाहरण हैं, परंतु पौधे, जीव जंतु जैव संसाधन के उदाहरण हैं।
प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में भी विभाजित किया जा सकता है। अब हम देखते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं। रीन्यूएबल रिसोर्सेज क्या कौन से होते हैं। वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। हम यह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा कितना भी चाहें उनको इस्तेमाल कर सकते हैं और वो अनलिमिटेड है। लेकिन फिर भी कुछ जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज नवीकरणीय संसाधन ऐसे हैं जैसे जल, मृदा, वन, उनका लापरवाही से उपयोग किया जाता है और उसके जो भंडार है उनको प्रभावित किया जा सकता है कहीं ना कहीं। तो ये जो है जल, मृदा, वन नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है। अनवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से हैं। वे संसाधन जिनका भंडार बहुत ही ज़्यादा सीमित है, जो बहुत ही लिमिटेड है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत और पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। संसाधनों के वितरण के आधार पर वे सर्वव्यापक या स्थानिक भी हो सकते हैं। जो संसाधन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे वायु जिसमें हम सांस लेते हैं, वो सर्वव्यापक संसाधन होते हैं। लेकिन वो संसाधन जो कुछ निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं स्थानिक कहलाते हैं, जैसे तांबा, लौह अयस्क। तो ये कुछ स्थानिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन कौन से होते हैं। लौह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे बड़ा एक मानव निर्मित संसाधन है। अभी हमने बात भी की है कि जिस तरीके से हम जल से बिजली बनाते हैं, उसका टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें उस जल को बिजली बनाने में उपयोग करते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी का ही एक उदाहरण था। और ये कौन करता है, मानव द्वारा होता है। और टेक्नोलॉजी जो है वो मानव निर्मित संसाधन है। मानव संसाधन की बात करते हैं तो मानव संसाधन से तात्पर्य है कि लोगों की संख्या और योग्यता से है, दोनों से ही है। मानसिक और शारीरिक। मनुष्य की कुशलताएं भी भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। अब अगर मानव जो है वो इतना सक्षम है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, कि वो किसी प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके जल से बिजली का उत्पादन कर सकता है, तो मानव संसाधन भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य, लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। संसाधन संरक्षण की देखें तो हम अब क्या है, संसाधनों का बचाव भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कि हमें संसाधन कैसे बचा सकते हैं, अगर हम संसाधनों का अच्छे से उपयोग करें और हम उन्हें नवीकरण के लिए भी समय दें कि वो नए बने, इसके लिए हम उन्हें टाइम दें, जगह को छोड़ दें, खाली छोड़ दें, कि ताकि उस पर और संसाधनों का जो है हम बाद में यूज़ कर पाएँ और भी संसाधन उस पर बना पाएँ। इसलिए संसाधन संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी है। तत्पोषणी विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ियों की भी आवश्यकताएं जो हैं वो पूरी होती रहें। जैसे कागज़ पेड़ को काट कर बनाए जाते हैं, तो इसलिए हमें पेड़ों का भी ध्यान रखना है ताकि हम सारे पेड़ों को ख़त्म ना कर दें, जिससे हम आज की वर्तमान पीढ़ी की तो ज़रूरतें पूरी कर लेंगे, लेकिन हमें अपनी जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखना है और अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखना है ताकि वो भी उन रिसोर्सेज का फ़ायदा उठा पाएँ। बिजली जो है, विद्युत जो है, वो हम जल और कोयले से मिलकर बनाते हैं। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट है जिसमें हम संसाधनों का इस तरीके से यूज़ करें कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हो पाएँ और हमारी फ्यूचर जनरेशन की भी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती रहें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ सिद्धांत भी हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स थे। यहीं पे हमारा चैप्टर फर्स्ट जो है वो फिनिश होता है। अब हम चैप्टर सेकंड देखेंगे। चैप्टर 2 है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जीवन संसाधन। भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए।
भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज, जल की उपलब्धता। हर स्थान पर भूमि के लिए जल की उपलब्धता कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। हर एक स्थान की भूमि की जो मृदा है, जो सॉइल है, मिट्टी है, वो अलग है, जलवायु अलग है, स्थलाकृति अलग है। तो इसी तरीके से भूमि के जो भौतिक कारक हैं अलग अलग हैं और उसी को अकॉर्डिंग भूमि का जो है वो यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को दो भूमि में बांटा गया है, निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि वो भूमि होती है जहाँ पर व्यक्ति रहते हैं और वहाँ पर व्यक्तियों का स्वामित्व होता है, और सामुदायिक भूमि वो भूमि होती है जहाँ स्वामित्व मतलब पूरे समुदाय के बारे में सोचा जाता है। वहाँ पर क्या होता है, जो समुदाय भूमि होती है वहाँ समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए उपयोगी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, जैसे चारा हो गया, फल हो गए, औषधि बूटी हो गई। तो इन सारे सामान को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। वर्तमान समय में लेकिन अब भूमि का निर्माण, भूमि का इस्तेमाल जैसे हो रहा है कृषि के लिए, बड़े बड़े घर बनने के लिए, उससे भूमि पे जो है वो बहुत ज़्यादा संकट भी पैदा हो गया है, जैसे भूस्खलन, मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। मृदा अपरदन को इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए जो है वो बहुत ही प्रमुख खतरा बन गया है। इसलिए भूमि संसाधन का संरक्षण, बचाव जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और भूमि संसाधन का हम संरक्षण, बचाव कैसे कर सकते हैं? वन रोपण के द्वारा कर सकते हैं, भूमि उद्धार के द्वारा कर सकते हैं, रासायनिक कीटनाशकों का हम कम उपयोग करें, जितना ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करें। तो इन सब कारकों के द्वारा हम भूमि संसाधन का संरक्षण, बचाव जो है वो कर सकते हैं। अब हम मृदा की बात करेंगे। मिट्टी, सॉइल क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। हमारी जो धरती, हमारी जो पृथ्वी है, उसके ऊपर जो छोटे छोटे कण, दानेदार कण हैं, उनकी पतली परत मृदा कहलाती है, सॉइल कहलाती है। यह भूमि से बहुत ही पास से जुड़ी होती है, निकटता से जुड़ी हुई है। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में भी सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मृदा का अब हम निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय देखेंगे कि हम मिट्टी को किस तरीके से, अपनी सॉइल को बचाकर रख सकते हैं। मृदा अपरदन जो है वो मृदा संसाधन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण खतरा है। सॉइल इरोजन अगर होगा तो फिर हम मृदा का संरक्षण कैसे करेंगे? तो मृदा संरक्षण के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो बचा कर रखें। अब मृदा के अपरदन में, सॉइल इरोजन में मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारक जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे वर्षा दोहन, ये तो प्राकृतिक कारण है कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, भूस्खलन आना, बाढ़ आना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना, अत्यधिक उपयोग करना, जो कि प्राकृतिक कारण है। इन सब कारणों के द्वारा मृदा निम्नीकरण जो है वो होता है, मृदा अपरदन जो है वो होता है। इसलिए हम कुछ विधियों के बारे में पढ़ेंगे जिस तरीके से हम मृदा का संरक्षण कर पाएँ, मृदा को बचाकर रख पाएँ। पहला है मल्च बनाना। पौधों के बीच अनावृत भूमि जैसे जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता जो है वो रुकी रहती है। पौधों के बीच जो भूमि होती है उसमें जैव पदार्थों से उसको ढक दिया जाता है, जिससे मृदा की जो आर्द्रता है वो रुकी रहती है। सेकेंड, वेदिका फार्म। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट जो सतह है वो फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन जो होता है, सॉइल इरोजन जो होता है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट है समोच्च रेखीय जुताई। एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। नेक्स्ट है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष को कतारों में लगाया जाता है ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। समोच्च रेखाएं, रोधिकाएं क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्रित करने के लिए खाइयां बनाई जाती हैं। तो ये सारी विधियां जो हैं ये मृदा संरक्षण के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इससे जो है वो हम अपनी मिट्टी को, मृदा को बचा कर रख सकते हैं। अब हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, रिन्यूएबल रिसोर्स है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, इसलिए हम इसे जल ग्रह भी कह सकते हैं। आपको पता है कि जल में एक टपकता नल जो है वो एक वर्ष में 1200 लीटर जल जो है वो बर्बाद कर देता है, व्यर्थ कर देता है।
अलवणीय जल, अलवणीय जल होता है फ्रेश वाटर जो पीने लायक है। वो पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता और ना ही घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा जो है वो स्थिर रहती है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण हो रहा है लोगों के द्वारा, बढ़ती जनसंख्या के कारण, फसलों की बढ़ती मांग के कारण, जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें बहुत सारी जल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जल को हमें बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विश्व के कई प्रदेशों में तो जल की बहुत कमी भी है। अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग, संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल फ्रेश वाटर जो है उसकी आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहां अक्सर सूखा पड़ा रहता है और यहाँ पर जल की समस्या बनी रहती है। और बहुत से प्रदेश भी ऐसे हैं, छोटे छोटे तालुक भी ऐसे हैं जो दूसरे शहरों पर पूरे निर्भर हैं जल के लिए, जिन्हें दूसरे शहरों में जाकर अपने लिए जल इकट्ठा करना पड़ता है। तो जो जल संसाधन है उसका संरक्षण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जो हमारे वन होते हैं, जो पेड़ होते हैं वनों में, वो हमारी जो मृदा है उसको रोक कर रखते हैं और उससे क्या होता है, जो धरातल प्रवाह है उसको भी वो कम करते हैं। उससे भूमिगत जो जल है वो दोबारा बन जाता है और जो पेड़ है वो बहुत ही ज़्यादा जो भूमि का हमारा जल है उसको मेंटेन करके रखते हैं। जल संग्रह पृष्ठीय प्रभाव को भी बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को भी ठीक से पक्का करना चाहिए। अगर नहरें ठीक से पक्की होंगी तो जल इधर उधर लीक नहीं होगा और जल जो है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और उस जल को हम आगे भी इस्तेमाल कर पाएंगे। रिसाव और वाष्पीकरण से जो जल क्षति होती है उसको रोकने के लिए हमें क्षेत्र के स्प्रिंकलरों की सिंचाई करना भी जो है वो करना चाहिए। वो ये भी बहुत ही अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप या टपकन विधि भी बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से आपस से संबंधित रहते हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को हम परितंत्र भी कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीवन बहुत ही बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लैक्टेस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल, ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में भी अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हों या छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण किस प्रकार किया गया है हम वो देखेंगे। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घासस्थल, गुलम और टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता भी कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ें जो होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। वाष्प उत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी स्थित वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। वनों को उनकी पत्तियां गिराने के आधार पर
प्राय सदाहरित वन और पर्णपाती वन के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। सदाहरित वन वो वन होते हैं जिन वनों के वृक्ष वर्ष के किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, और पर्णपाती वन वो वन होते हैं जिनके वृक्ष वाष्प उत्सर्जन से होने वाली हानि को रोकने के लिए किसी विशेष ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। तो ये प्राकृतिक वनस्पति का पूरा वितरण था। अब प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का संरक्षण कैसे किया जाना चाहिए उसको देखते हैं। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत, पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रितकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया है। इनमें से कुछ जीव जंतु चीता, शेर, हाथी, मगरमच्छ, शुतुरमुर्ग और मोर भी हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। अगर हम लोगों में जागरूकता बढ़ा दें तो फिर इन सब चीज़ों का संरक्षण जो है, इन सारे जानवरों का संरक्षण हम कर सकते हैं। नियंत्रण के कुछ उपाय भी हैं। शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना। अगर हम बच्चों को पढ़ाएं और सब में जागरूकता पैदा करें तो हम बहुत से जानवरों को जो है बचा सकते हैं। परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि, चौकसी, संचार जाल के समन्वित जल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्रता पता लगाना कि कहाँ पे एकदम से अग्नि लगने वाली है, उससे भी हम अगर पता लगा लें कि कहाँ अग्नि लगने वाली है तो हम बहुत से जानवरों को बचा सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक परितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान एक प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में बनाया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है, जिसने प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की है और सभी पक्षियों और प्राणियों के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया है। तो इस तरीके से हम जो है वो वनस्पति और वन्य जीव जंतुओं का भी संरक्षण कर सकते हैं। यहीं पर हमारी वीडियो फिनिश होती है। इस वीडियो में हमने ज्योग्राफी के क्लास 8 के 2 चैप्टर्स को ही कवर किया है। इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। आप लोग हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। टेक केयर, बाय बाय।